गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में। अपन बात करी थी नर्वस सिस्टम के बारे में। अपन ने बात किया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी अपन ने कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में अपन ने बताया कि नर्व टिश्यू से मिलकर स्पेशलाइज टाइप के टिश्यू होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, नर्व टिश्यू। तो नर्व टिश्यू मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, काफ़ी सारे नर्व टिश्यूज होते हैं, वो मिलकर बनाते हैं नर्व सिस्टम को। तो नर्व टिश्यू के अंदर दो प्रकार की सेल्स थी। एक तो थी मेन जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट थी जिसको नर्व सेल या न्यूरॉन बोला गया, और एक था इसकी जो सपोर्टिव स्ट्रक्चरली और सपोर्ट करने वाली जो सेल थी जिसको सपोर्टिव सेल बोला, उसको बोला गीलियल सेल। अपन ने बात किया था कि ये तो क्या होती है 85 मिलियन तक होती है, 85 मिलियन होती है और ये 86 मिलियन होती है। ठीक है, मतलब गीलियल सेल होती है वो नर्व सेल से या न्यूरॉन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये 86 होती है, दोनों मिला के 170 बिलियन या 1 ट्रिलियन होती है, या 1 ट्रिलियन होती है। उसके बाद में अपन ने ब्रीफली थोड़ा इनका काम बताया था कि ये तो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है जो कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, और ये क्या इनकी सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चरली इनकी सपोर्ट करती है। फिर अपन ने न्यूरॉन के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि न्यूरॉन क्या होता है, इसमें रीजनरेशन पावर होती है या नहीं होती, काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। अपन ने बनाया था एक न्यूरॉन बनाया था। ये न्यूरॉन था, न्यूरॉन में ये सेल बॉडी थी, सेल बॉडी के बीच में न्यूक्लियस था। और ठीक है, तो अपन ने न्यूरॉन का जो फर्स्ट पार्ट था उसको अपन ने बोला था डेंड्राइट्स बोला था अपन ने। और अपन ने बताया कि न्यूरॉन क्या है, एक सबसे बड़ी सेल होती है एडल्ट मेल के अंदर, जबकि फीमेल में मैच्योर ओवा होता है। उसके बाद में अपन ने बताया कि न्यूरॉन होता है वो संख्या में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एक जाल के रूप में बिछे हुए होते हैं। इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में क्या करते हैं, सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं, तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ था। इसका जो पहला पार्ट था जो कि लगभग एक्सॉन के सिमिलर था, लेकिन इसकी ब्रांचेज ज़्यादा है और थोड़ा एक्सॉन से ये छोटा होता है, जिसको अपन ने बोला डेंड्राइट। डेंड्राइट ही क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। डेंड्राइट ही क्या करता है, सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। तो अगर कोई चीज़ सिग्नल को रिसीव करती है तो उसको बोलते हैं अपन सेंसरी रिसेप्टर। उसको क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर। और देखो दूसरी जगह बात ये आती है कि अगर ये डेंड्राइट अगर पहली न्यूरॉन का है और दूसरी न्यूरॉन से अगर रिसीव कर रहा है, मतलब अगर इससे पहले अगर कोई और न्यूरॉन है उससे अगर डेंड्राइट्स अगर रिसीव करते हैं तो वो वहाँ पे क्या हो गया, मोटार का, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, मोटार न्यूरॉन का काम करेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से ये इम्पल्स ले रहा है, ये तो सेंसरी रिसेप्टर है। लेकिन ये क्या सिर्फ एफरेंट नर्व में है। एफरेंट मतलब जो कि पेरीफेरी से सेंटर में, मतलब अपनी बॉडी के कोई चीज़ टच हुई, यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुई, इम्पल्स गई आगे, है ना। मतलब एक सिग्नल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो मतलब जब कभी भी कोई मतलब अपने बॉडी के ऊपर समझो कि कोई कॉकरोच बैठ गया तो कॉकरोच ने क्या किया, सिग्नल जनरेट किया। वो कैसे किया वो मैं आगे बताऊंगा। उससे क्या बनेगा, नर्व जो सिस्टम है उसका फर्स्ट पार्ट है डेंड्राइट, वो स्टिमुलेट होगा और यहाँ से जो सिग्नल है वो सिग्नल यहाँ से जाएगा डेंड्राइट से होके, और वो जाएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में, और यहाँ से फिर ये सिग्नल कौन सा सिग्नल है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। यहाँ से फिर ये सिग्नल यहाँ पे केमिकल में चेंज हो जाता है और फिर आगे वापस इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाता है। सिग्नल मतलब ट्रांसमिशंस ऑफ आयन या मूवमेंट ऑफ आयन, यही तो इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिक सिग्नल का मतलब ये होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जैसे एफरेंट है, एफरेंट नर्व है या वहाँ पे तो क्या करता है, ये सेंसरी रिसेप्टर का काम करता है। और ईफरेंट मतलब
बताता हूँ आपको कि एफरेंट का मतलब तो होता है कि मैसेज को जहाँ से स्टिमुलस हुआ, ये स्टिमुलस है, कॉकरोच स्टिमुलस है, और वहाँ से क्या इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाना, मतलब सीएनएस तक ले जाना, वो तो एफरेंट नर्व का काम होता है। और एफरेंट नर्व के अंदर ये डेंड्राइट सेंसरी रिसेप्टर का काम करते हैं, और इफरेंट नर्व के अंदर ये मोटार फंक्शन करते हैं, मतलब वापस ले जाने का, सेंटर से पेरीफेरी में ले जाने का काम करते हैं। ये बात हो गई। फिर न्यूरॉन ने यहाँ पे जैसे कॉकरोच बैठा तो एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के चैनल होते हैं। अपनी सेल है, इसके ऊपर कुछ चैनल होते हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ से इम्पल्स जनरेट होके डेंड्राइट से वो आती है सेल बॉडी में। सेल बॉडी का ऊपर ने बोला सोमा बोला, सेल बॉडी को बोला साइटोन, सेल बॉडी को ऊपर ने बोला कैरियोन। ये काफ़ी सारे नाम सेल बॉडी के होते हैं, ठीक है। सेल बॉडी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसके फंक्शन के बारे में अपन ने बात कर ली है। इसके अलावा सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये तो क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है सेल का, और ये साइटोप्लाज्म में कुछ क्या होते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो कि डेंड्राइट से लेके सेल बॉडी के अंदर होती है। एक्सोन में ये स्ट्रक्चर नहीं होती। यहाँ क्या होता है, कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या बोलते हैं, कणिका में अंतर्प्रद्रवी जालिका बोलते हैं इसको। इसके ऊपर कुछ फ्री राइबोसोम्स होते हैं, जिसको निसेल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निशल्स ग्रेन्यूल्स। ये सिर्फ निसल्स ग्रेन्यूल्स सिर्फ नर्वस जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक बात होती है, काफ़ी ज़्यादा नीट वगैरह की एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाता है कि निजल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, सिर्फ नर्वस सेल के साइटोप्लाज्म में। फिर वो जो इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होगी वो सिग्नल होगा, मतलब यहाँ से सिग्नल जाएगा। सिग्नल कैसा है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से जनरेट होकर सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से एक्सोन में आएगा। एक्सोन के ऊपर क्या होते हैं, कुछ लेयर्स होती है। भाई कोई भी सेल होती है, उसके सेल के ऊपर क्या होते हैं, ये नर्वस सेल है, नर्वस सेल के ऊपर भी क्या है, यहाँ पे एक्सोन है। एक्सोन क्या है, दरअसल ये एक्सोन बना हुआ होता है स्वान सेल का। ये लंबा वाला पार्ट है, इसको एक्सोन बोलेंगे। एक्सोन के ऊपर, सॉरी, लंबा वाला पार्ट है, इसको एक्सोन बोला। थर्ड पार्ट, दूसरा सेल बॉडी था, तीसरा थर्ड पार्ट है एक्सोन एक लंबी संरचना होती है, डेंड्राइट्स की तरह होता है, लेकिन इससे ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन एक्सोन की ब्रांचेज नहीं होती जितनी डेंड्राइट्स की होती है। एक्सोन के ऊपर क्या होता है, स्वान सेल लपटी होती है। एक्सोन के ऊपर स्वान सेल लपेटी हुई होती है। स्वान सेल क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो स्वान सेल क्या है, ये जो स्वान सेल आप देख रहे हो, ये स्वान सेल एक्सोन के ऊपर लपटी हुई होती है। अब देखो कोई भी सेल होती है, उस सेल के ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसी प्रकार से स्वान सेल पे भी क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, डबल लेड मेम्ब्रेन होती है, जो कि फोस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड की बनी हुई होती है। फोस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड की बनी हुई होती है। अब स्वान सेल के बारे में बात करेंगे एक बार यहाँ पे। ये नर्व था, नर्व के अंदर क्या आ गया, स्वान सेल आ गया एक्सोन के ऊपर। स्वान सेल लपेटी हुई थी एक्सोन के ऊपर। कहाँ पे, एक्सोन के ऊपर। स्वान सेल क्या है, डबल लेयर्ड है, 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। स्वान सेल मान लिया कि ये एक स्वान सेल है, लेकिन स्वान सेल में क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म वो एक साइड में आके इकट्ठा हो जाता है, तो स्वान सेल ऐसी बन जाती है, ऐसी स्वान सेल बन जाती है। अब देखो डबल लेयर होती है। अब जो नीचे वाली लेयर जो इसके ऊपर लपेटी हुई होती है, रैप किया होता है, इसके ऊपर लपेटी हुई होती है, तो स्वान सेल ने इसके ऊपर लपेट लिया अपने आप को। तो जैसे ही स्वान सेल इसके ऊपर लपेटी होगी, तो ये साइटोप्लाज्म एक तरफ रहेगा और ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रेप हो जाएगी। अब देखो ये रेप हुई हुई जो चीज़ है, इसके अंदर क्या होता है, माइलाइन होता है, ठीक है। तो मतलब अभी एक्सोन के ऊपर एक लेयर होती है जिसको अब जो एक्सोन पे जो लेयर है पूरे एक्सोन पे रहेगी, उसको तो बोला एक्सोलीमा।
अब एक्सोलीमा के ऊपर क्या होता है, ये जो डबल लेयर का जो स्वान सेल है वो लपेटे जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म एक तरफ रह जाएगा। जैसे ये स्वान सेल है, इसको लपेट दिया और ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो ये जो लपेटा हुआ है इसके अंदर एक वाइट माइलिन होता है, जिसको जो कि सीट का फॉर्मेशन करता है इसके ऊपर लपेट के, जिसको माइलाइन सीट बोला। मतलब इसके अंदर जो इसकी जो स्वान सेल की जो नीचे वाली लेयर है इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, साइटोप्लाज्म एक तरफ चला जाता है और ये रेप हो जाता है इसके ऊपर, और इसको बोला अपने माइलाइन सीट, जो कि वाइट कलर की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कि माइलाइन सीट वाइट मैटर की बनी हुई होती है। अब साइटोप्लाज्म एक तरफ है, ये साइटोप्लाज्म पहले ये रेप हो जाएगा ना, मतलब ये माइलाइन सीट रेप हो जाएगी वाइट कलर की, फिर इसके ऊपर साइटोप्लाज्म रेप होगा। चूँकि ये साइटोप्लाज्म है, ये लिक्विड है, तो लिक्विड क्या होता है पूरी जगह फैलता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जैसे ये माइलाइन सीट है फिर गैप आ गया, फिर ये माइलाइन सीट है ये गैप आ गया, तो गैप को तो अपन ने बोल दिया नोड ऑफ रेनवियर, मतलब यहाँ पे बीच में रणवीर सिंह बैठा हुआ है, नोड ऑफ रेनवियर, रणवीर सिंह बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सोन के ऊपर माइलाइन सीट पूरे एक्सोन पे नहीं होती, एक्सोन के ऊपर माइलाइन सीट पूरे एक्सोन के ऊपर नहीं होती, माइलाइन सीट के बीच में गैप होता है, गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। लेकिन जो एक्सोलीमा है वो पूरे एक्सोन पे होगी। अब देखो यहाँ पे स्वान सेल रेप हुई और माइलाइन सीट का निर्माण कर लिया, क्योंकि इसके अंदर वाइट मैटर था और उसको माइलिन बोला, तो माइलिन सीट बना दिया। अब माइलिन सीट के ऊपर ये साइटोप्लाज्म इसी स्वान सेल का रेप होगा, और ये जो साइटोप्लाज्म है लिक्विड है, तो पूरे नर्व न्यूरॉन पे ये फैल जाएगा। तो ये यहाँ पे भी फैल गया, यहाँ पे भी फैल गया, इसके ऊपर भी, यहाँ पे भी फैल गया, ऐसे 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 करके इस पूरे न्यूरॉन के ऊपर ये फैल जाएगा। और यही जो साइटोप्लाज्म जो स्वान सेल का फैला है इसी को बोलते हैं न्यूरोलीमा। मतलब अब ये पूरे न्यूरॉन के ऊपर लेयर होगी, उसको न्यूरोलीमा बना, जो कि साइटोप्लाज्म है स्वान सेल का। ये बात समझ में आ गई ना। उसके बाद में अपन ने बात की कि यहाँ पे बीच में एक गैप होता है जिसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। इम्पल्स यहाँ पे आती है, यहाँ से फिसलती है इस लेयर पे, और इम्पल्स यहाँ से कूद के चली जाएगी। इंसुलेटर का काम करती है माइलाइन सीट, और नोड ऑफ रेनवियर इसकी स्पीड को और फास्ट अप कर देते हैं। फिर इसके बाद में एक्सोन का एंड पार्ट आता है। एक्सोन के एंड पार्ट को अपन ने बोला टर्मिनल न्यूरॉन। एक्सोन टर्मिनल एक्सोन में क्या होता है, कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और इस बटन लाइक स्ट्रक्चर को बोला अपन ने क्या बोला, सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, इसको अपन ने बोला सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब्स के अंदर कुछ बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको बोला सिनेप्टिक वेसाइकल। सिनेप्टिक वेसाइकल्स में फ्लूइड भरा हुआ होता है, कुछ केमिकल भरा हुआ होता है, केमिकल सबस्टांस होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और मोस्ट जो अबंडेडेड सबसे ज़्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये इनका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको सिनेप्टिक नोब बोला। और इसके आसपास को जो 15 से 5 से लेके 20 जो नैनोमीटर तक का जो हल्का सा जो स्पेस होता है सिनेप्टिक नोब से लेके, और जो ये जो स्पेस है, मतलब ये स्पेस क्या है ये इसके बारे में बताऊंगा। ये स्पेस क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक जंक्शन होता है जहाँ से दो न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ती है। ये जंक्शन वाला जो स्पेस है, ये जंक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच में। यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन शुरू होती है, दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट और एक न्यूरॉन का टर्मिनल एक्सोन होता है। तो यहाँ पे जो जंक्शन होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मतलब एक न्यूरॉन्स का तो डेंड्राइट, एक न्यूरॉन का टर्मिनल एक्सोन, इनके बीच में एक जंक्शन होगा जुड़ाव के अंदर, उसको अपन ने बोलते हैं सिनेप्स, साइनेप्स। ये फ्लूइड फील्ड केविटी होती है या फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है जहाँ पे फ्लूइड होता है प्लस केमिकल आयंस होते हैं, केमिकल्स आयन होते हैं। केमिकल आयन के अंदर कैल्शियम और जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन वो चीज़ें होती है। यहाँ से जो इम्पल्स, जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स जब एक्सोन से निकल के साइनेप्स में आ जाती है तो वो केमिकल सिग्नल के रूप में चेंज हो जाती है। तो मतलब न्यूरॉन के अंदर जब तक इम्पल्स जब तक न्यूरॉन के अंदर बहेगी तब तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और जब सिनेप्स में आ जाएगी तो वो केमिकल सिग्नल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में क्या होता है, अब क्या है, टर्मिनल एक्सोन का जो पार्ट जहाँ पे बटन लाइक स्ट्रक्चर जिसको सिनेप्टिक नोब बोला, सिनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल और वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर होता है, केमिकल होता है एसिटाइल कोलिन। इसके अलावा ये जो जंक्शन है इसको बोला सिनेप्स। और अब देखो जंक्शन से पहले का जो हिस्सा है जहाँ से इम्पल्स जाएगी दूसरी न्यूरॉन में, मतलब यहाँ से क्या है, इसने इम्पल्स को छोड़ा, ये तो क्या प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट,
अब देखो पहली न्यूरॉन का जो स्पेस जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ से रिलीज होगा वो तो क्या है प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और दूसरी जो न्यूरॉन का एक्सोन जो कि उस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा वो हिस्सा है पोस्ट सिनेप्टिक। अब इसका ये जो हिस्सा है जो कि पहली न्यूरॉन से रिलीज केमिकल सबस्टेंस या न्यूरोट्रांसमीटर को अपने डेंड्राइट्स में लेगा सिग्नल के रूप में, केमिकल सिग्नल को अपने अंदर लेगा, वो पार्ट होगा पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट। पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये बात ध्यान रखना। तो ये न्यूरॉन के बारे में बात हो गई। अब इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे, उसके बारे में अपन बात कर लेंगे एक बार अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो अब देखो बात करते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में कि नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट मतलब जनरेट होना और कैसे ट्रांसफर होगा। ट्रांसमिशन मतलब कि एक वेव लाइक मूवमेंट होना इम्पल्स में, कंडक्शन मतलब नर्व इम्पल्स का जनरेट होना और उसका क्या होना ट्रांसमिशन होना, मतलब एक वेव लाइक मूवमेंट, वेव ट्रांसमिशन, वेव लाइक मूवमेंट होता है किसी भी इम्पल्स में, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। ये बात ध्यान रखनी। अब इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है भाई लोगों, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो ट्रांसमिशन का मतलब होता है ए वेव लाइक मूवमेंट, ए वेव लाइक मूवमेंट। कंडक्शन का मतलब जनरेट होना किसका, नर्व इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो इम्पल्स क्या होता है उसके बाद में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बताता हूँ कि क्या होता है वेव लाइक मूवमेंट। तो नर्व जो इम्पल्स है अर्थात जो नर्व है जो सिग्नल है, मतलब जब कभी भी क्या होता है कोई नर्व है, उस नर्व जैसे ये डेंड्राइट्स मैंने बना दिए हैं, ये सेल बॉडी है, साइटोप्लाज्म है, ये एक्सोन है और ये टर्मिनल एक्सोन है और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, नोब है सॉरी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब क्या होता है देखो नर्व इम्पल्स का कैसे जनरेट होना और कैसे वो ट्रांसमिट होती है। पहली बात तो ध्यान रखना कि नर्व इम्पल्स या जो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयन, ये बात ध्यान रखना। तो सिग्नल क्या है, दरअसल मूवमेंट ऑफ आयन ही है। मतलब जो भी इम्पल्स है, इम्पल्स क्या एक प्रकार का मैसेज या इन्फॉर्मेशन है जो कि कुछ स्टिमुलस होता है उसके रेस्पॉन्स में अपनी बॉडी के अंदर जनरेट होता है और वो मैसेज यहाँ से नर्व सिस्टम के अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है और वहाँ से डिमांड आती है, कमांड आती है कि क्या करना है अब, तो वापस आता है। तो यह ध्यान रखना जब कभी भी कोई नर्व होती है, एग्जाम्पल के रूप में ये नर्व है सेंसरी नर्व है जो कि मैसेज ला जाती है पेरीफेरी से सेंटर के रूप में। सेंसरी नर्व के बारे में पूरी न्यूरॉन के टाइप के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सेंसरी नर्व के बारे में बात करें। सेंसरी नर्व वो होती है जो कि इम्पल्स को ले जाती है पेरीफेरी से, मतलब जहाँ पे स्टिमुलस है, जो भी चीज़ है जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेट हो रही है उससे मैसेज ले जाती है सेंटर में, मतलब ब्रेन के पास। तो वो सेंसरी न्यूरॉन होती है। जैसे अपनी स्किन है, स्किन का ये पार्ट है, यहाँ पे डेंड्राइट होता है। तो जैसे क्या होता है यहाँ पे इम्पल्स जनरेट कैसी होगी उसके बारे में बात करेंगे। ये डेंड्राइट यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है, इतना ध्यान रखो अभी। तो एक वेव लाइक मूवमेंट होता है किसके अंदर, नर्व इम्पल्स। अपन पढ़ रहे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है जो कि वेव लाइक मूवमेंट होता है और ओनली वन वे डायरेक्शन, सिर्फ वन वे डायरेक्शन में होता है, ओनली वन वे डायरेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये सिर्फ एक सेकंड के भी हजारवें हिस्से में हो जाती है, मतलब 1 मिली सेकेंड के अंदर ये प्रोसेस पूरी हो जाती है इम्पल्स का ट्रांसमिशन होने की। इसलिए इसको बोला कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, क्योंकि आयंस का इनमें ट्रांसमिशन होता है, काफ़ी फास्ट होता है वो। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपन ने बताया कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स सिर्फ वन वे डायरेक्शन में होता है। अगर दोनों डायरेक्शन में होता तो इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाती, कभी इम्पल्स जनरेट नहीं होती। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि ये इम्पल्स जनरेट कैसे होती है, क्यों होती है, उनके बारे में बात करेंगे।
तो नर्व इम्पल्स क्या होता है कि नर्व इम्पल्स का इतना सा मतलब समझो कि एक वेव लाइक मूवमेंट होता है किसी आयन के रूप में, आयन का वेव लाइक मूवमेंट होना और वन डायरेक्शन में मूवमेंट होना, या फिर किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल का एक वेव लाइक मूवमेंट में वन डायरेक्शन में क्या होना, जाना, या उसमें वेव लाइक मूवमेंट होना वन डायरेक्शन में किसी भी इलेक्ट्रिक सिग्नल का, किसके रेस्पॉन्स में, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में। तो अब देखो ये इम्पल्स जनरेट कैसे होती है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, उनको बोलते हैं चैनल। तो ये चैनल्स काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे होते हैं, ये चैनल्स यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इनके बारे में भी अपन बात करते हैं कि क्या है ये चैनल। तो मैं बात करता हूँ चैनल्स के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अपनी बॉडी की जितनी भी सेल है वो क्या होते हैं, एक रेस्टिंग स्टेट में होती है। अपनी बॉडी की जितनी भी सेल है वो रेस्टिंग स्टेज में होती है। मतलब नर्व हमेशा क्या जनरेट थोड़ी होती है, हमेशा नर्व जनरेट नहीं होती, जब ज़रूरत होती है तब जनरेट होती है। तो अपनी बॉडी की मैक्सिमम सेल, सभी सेल नहीं, मैक्सिमम सेल एक रेस्टिंग स्टेट में होती है, जिसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अपनी बॉडी की मैक्सिमम जो सेल होती है वो रेस्टिंग स्टेज में होती है, जिसको बोला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देखो मैक्सिमम सेल अगर रेस्टिंग स्टेट में, इसको बोला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसको बोल सकते हैं पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट का मतलब होता है जैसे ये नर्व सेल है, नर्व सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होना और सेल के बाहर होना पॉजिटिव चार्ज। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब होता है सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होना, सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होना। तो पहली बात तो ये किस वजह से होता है कि आयंस की कंसंट्रेशन, ये इस वजह से होती है पोलराइज्ड स्टेट या सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज, कि आयन की कंसंट्रेशन दोनों तरफ, इस जो मेम्ब्रेन है इसके दोनों तरफ अलग अलग होती है। अब देखो ये पोलराइज्ड स्टेट किस वजह से होती है कि देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने ये बना दिया न्यूरॉन, इसे मान लो एक बार, है ना, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, पोलराइज्ड स्टेट है, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है। क्या है सेल के अंदर नेगेटिव चार्जर, वो नेगेटिव चार्जर -70 -70 मिली वोल्ट। अब देखो नेगेटिव चार्ज इस वजह से था कि सेल की जो अंदर का जो कंसंट्रेशन है आयंस की, वो सेल के बाहर की जो कंसंट्रेशन है उससे भिन्न है। इस वजह से क्या है, ये नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर है, या सेल के अंदर क्या है, पोलराइज्ड स्टेट है। अब देखो पोलराइज्ड स्टेट होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, या पोलराइज्ड स्टेट क्यों होती है, इसके बारे में अपन बात करेंगे कि किस वजह से पोलराइज्ड स्टेट होती है। देखो ये इस वजह से होता है कि ये जब अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होना और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होना, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर की तरफ माइनस वाले हैं आयंस और बाहर की तरफ प्लस वाले आयंस हैं। देखो यहाँ पे ये फ़र्क इस वजह से है, जब भी सेल रेस्टिंग स्टेट में होती है तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोटेंशियल स्टेट। ये किस वजह से होता है, ये किस वजह से होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये क्या होता है ये बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि सेल के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़े ज़्यादा है बजाय सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उनके बजाय। अब देखो कोई सेल है तो सेल के अंदर जो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं केटाइंस। केटाइंस का मतलब होता है जिनके ऊपर प्लस चार्ज लगता है, और मोस्ट अबंडेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर जो केटाइन होता है वो सोडियम होता है और दूसरा होता है कैल्शियम। सेकंड जो इंट्रासेलुलर केटाइन होता है वो पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो जैसे मान लिया कि सेल के बाहर जो केटाइंस है या पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़े ज़्यादा, मान लिया बाहर 100 सोडियम है जबकि अंदर सिर्फ 30 पोटेशियम ही है। ये इस वजह से होता है कि -70 किस वजह से, कि अगर 100 में से 30 घटाती है तो -70 पीछे ही है ना, मतलब -70 प्लस चार्ज है। अगर इस पे 0 है, बाहर की तरफ अगर 0 है तो अंदर की तरफ क्या है, चार्ज -70 है। और मैंने उदाहरण के तौर पे बता दिया कि सेल के बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो
+70 ज़्यादा है बजाय अंदर वाले पॉजिटिव चार्जेज के। तो ये होता है पोलराइज्ड स्टेट कि बाहर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है वो ज़्यादा है बजाय अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज के। और कितने ज़्यादा है? +70 ज़्यादा। तो अंदर की तरफ जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोटेंशियल स्टेट के अंदर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? -70 मिली वोल्ट। अब इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? इसका जो पहला कारण है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, आपने पढ़ा है कि हर सेल के अंदर कुछ पंप होते हैं, उनको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले बात की थी कि जैसे सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? ये पंप बने हुए हैं जिनको बोला सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखो यहाँ पे मानो कि सोडियम पंप तो है, क्या सोडियम पोटेशियम ये पंप है। अब क्या होता है? अब जब सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होते हैं तो इनको चाहिए 1 ATP, और जब इनको 1 ATP मिलती है तो सेल के जो पोलराइज्ड होने का कारण है, पोलराइज्ड का मतलब क्या हो गया कि सेल क्या है? रेस्टिंग स्टेट में है। और अपन ने बात किया कि जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ सेल्स रेस्टिंग स्टेट में होती है, जिसका मतलब मैंने बताया था कि उसका मतलब ये है कि सेल के अंदर चार्ज होना नेगेटिव और सेल के बाहर चार्ज होना पॉजिटिव। अब देखो नेगेटिव का कुछ लोग समझते हैं कि एनाइंस का होना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि कंपेरेटिवली इनसाइड द सेल सम पॉजिटिव आयन और केटाइंस आर मोर लेस देन द आउटसाइड ऑफ सेल। मतलब कि सेल के बाहर जो पॉजिटिव आयंस की जो संख्या है वो ज़्यादा है बजाय सेल के अंदर। और कितनी ज़्यादा है? +70 ज़्यादा है। जैसे मान लिया कि अंदर की तरफ 30 आयन है तो बाहर की तरफ +100 पॉजिटिव चार्ज वाले आयन अर्थात केटाइंस है। तो उसका पीछे का जो कारण है कि इस स्टेट को अपन ने बोला पोलराइज्ड स्टेट, कि सेल के अंदर होना नेगेटिव चार्ज होना। और कितना नेगेटिव चार्ज होना? -70 होना। और ये -70 सेल के मेम्ब्रेन के पास होता है, ना कि सेंटर में। ये जो नर्व सेल है इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके पास में होता है -70 ये नेगेटिव चार्ज वाले चार्ज बजाय सेंटर में नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो उस स्थिति को सेल के अंदर जब -70 चार्ज अर्थात इस स्थिति को अपन बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और मैंने बताया कि मैक्सिमम सेल इसी स्टेट के अंदर रहती है। अब इसके पीछे का कारण बताया मैंने, कारण बताया कि सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्यों रहती है या सेल पोलराइज्ड स्टेट में क्यों रहती है। उसका जो पहले कारण था सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में अपन ने पढ़ा कि मैक्सिमम सेल्स के अंदर, लगभग सेलों के अंदर सारियों में सोडियम पोटेशियम पंप होता है। और सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं? 1 ATP को यूज करते हैं और 1 ATP को यूज करके सेल से बाहर 3 सोडियम को फेंकते हैं और 2 पोटेशियम सेल के अंदर डालते हैं। अब देखो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 2 जा रहे हैं जबकि बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज 3 जा रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि काफ़ी सारी पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर हो जाते हैं और वो चार्ज हो जाता है, जैसे मान लिया 100 हो जाता है, जबकि उस समय सिर्फ 30 पोटेशियम ही सेल के अंदर रहते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि कारण हो सकता है। बाकी ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया +70 और 100 कि सेल के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जाना मतलब ज़्यादा सोडियम जाना और उसकी तुलना में कम पोटेशियम सेल से बाहर होना, तो सेल का माहौल होगा वो नेगेटिव होता रहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा जा रहे कम अंदर कम आ रहे हैं। तो पहला कारण है सोडियम पोटेशियम पंप। दूसरा है सम नेगेटिव चार्ज आयन एंड प्रोटीन्स। अब देखो सेल के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज की प्रोटीन्स या आयन होते हैं जो कि सेल से बाहर जाने में समर्थ नहीं होते, विच आर अनेबल टू गो आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब कुछ नेगेटिव चार्ज के आयन और प्रोटीन होते हैं जो सेल से बाहर नहीं जा सकते, वो असमर्थ है सेल से बाहर जाने में। तो अब नेगेटिव चार्ज वाले तो सेल का अंदर का माहौल नेगेटिव बनाएंगे ही। और तीसरा जो कारण है मेन वो है ड्यूरिंग पोलराइज्ड स्टेट
polarized state, cell become more permeable, cell membrane, cell नहीं cell membrane, cell membrane become more permeable to potassium then sodium. अब ये क्या कहानी है, इसके पीछे की जो कहानी है वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि जब सेल पोलराइज स्टेट में होती है, जब सेल रेस्टिंग स्टेट में होती है, अर्थात सेल के अंदर जब नेगेटिव माहौल होता है और वो चार्ज कितना होता है -70 मिलीवोल्ट, और वो क्या पे होता है, सेल के मेम्ब्रेन के पास, ना कि सेंटर में। तो इसके पीछे का कारण बताया कि सेल जब पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग स्टेट में होती है उस समय क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम के लिए सोडियम की तुलना में। मतलब अब देखो, कोई भी चीज़ सेल से बाहर जाएगी तो वो हाई कंसंट्रेशन से या लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। कुछ भी चीज़ें अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है। तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिफ्यूज़न। अब देखो, अब यहाँ पे डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और चार्ज पार्टिकल कभी भी डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जाते। अब देखो, ये जैसे ही माहौल को बराबर करने के लिए सेल के बाहर और अंदर का जो होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए क्या होता है कि जिस तरफ एक्सेस अमाउंट में जो चीज़ होती है उसको जिधर कम अमाउंट होती है उस तरफ धकेला जाता है। तो डिफ्यूज़न तो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, आयंस, इसलिए ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू सेल से बाहर जाते हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि ये जाएंगे, कुछ सेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ चैनल बने हुए होते हैं, उन चैनल की सहायता से ये क्या करेंगे, आयंस सेल से बाहर जाएंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि रेस्टिंग स्टेट में सेल के अंदर क्या होता है, पोटेशियम के लिए सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है, मतलब पोटेशियम को ज़्यादा अलाउ करती है कि आपकी जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा उधर उससे आप लो कंसंट्रेशन की ओर जा सकते हो। मतलब अब सेल के अंदर कौन सा केटाइन सबसे ज़्यादा होगा, अपन ने पढ़ा था कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जो सेल के अंदर वो इंट्रा सेलुलर है, और मोस्ट अबेंडेडेड इंट्रा सेलुलर केटाइन होता है पोटेशियम, सेकेंड वन होता है मैग्नीशियम। तो अब पोटेशियम किधर से किधर जाएगा भाई, हाई कंसंट्रेशन किधर है, इंट्रा सेलुलर में, क्योंकि मोस्ट अबेंडेडेड इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम ही है। तो पोटेशियम सेल से बाहर की तरफ जाता है। अब कुछ चैनल के द्वारा जाता है, तो वो चैनल कौन सा होता है, उसमें जो पहला चैनल की बात करें वो होता है लीकी चैनल। यहाँ पे 4 प्रकार के चैनल पढ़ेंगे। फर्स्ट चैनल है लीकी चैनल, जो कि हमेशा ओपन रहते हैं, ऑलवेज ओपन, लेकिन इनमें से लिटिल अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर जो भी लीकी चैनल होगा, जिसका भी स्पेसिफिक लीकी चैनल होगा, वो आयन बाहर जाता है। अब अपन बात करें सोडियम और पोटेशियम लीकी चैनल, सोडियम एंड पोटेशियम लीकी चैनल। अब यहाँ पे क्या बोला अपन ने कि सेल मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल टू पोटेशियम, मतलब पोटेशियम अब हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। अब हाई कंसंट्रेशन पोटेशियम की होती है इंट्रा सेलुलर, क्योंकि मोस्ट अबेंडेडेड इंट्रा सेलुलर होता है। तो ये सेल के अंदर से बाहर की ओर जाएगा, किसके थ्रू, लीकी चैनल के थ्रू। तो सेल के द्वारा पोटेंशियल या पोलराइज स्टेट में या रेस्टिंग स्टेट में ज़्यादा पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा, जबकि कम सोडियम सेल के अंदर आएगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि पोटेशियम बाहर से भी अंदर आ सकता था और सोडियम अंदर से भी बाहर जा सकता था। तो बच्चों, इसके लिए ये बात है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा है। अब पोटेशियम अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, जबकि सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोस्ट अबेंडेडेड होता है। तो सोडियम को अंदर आना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि पोलराइज स्टेट में ज़्यादा अलाउ करती है मेम्ब्रेन सेल की पोटेशियम को, तो पोटेशियम ज़्यादा बाहर जाएगा, जबकि कम मात्रा में सोडियम अंदर की तरफ आएगा। तो ये क्या है, लीकी चैनल जो हमेशा ओपन रहते हैं, और उनमें से थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये आयनों का एक्सचेंज होता है। और वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादातर पोटेशियम या प्लस चार्ज वाला आयन सेल से बाहर जाएगा, जबकि उसकी तुलना में कम सोडियम या कम प्लस चार्ज वाला आयन सेल के अंदर आएगा। तो पहला लीकी चैनल है। दूसरा चैनल होता है वोल्टेज गेटेड चैनल।
वोल्टेज गेटेड चैनल। तो वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं, ये यूजुअली क्लोज रहते हैं। जब कभी भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है, कम ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, तभी ये वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं। और यहाँ पे लीकी चैनल का मेन रोल था कि सेल बिकम मोर परमिएबल। वहाँ पे मेन कारण इसी का था, लीकी चैनल का। दूसरा जो कारण है ये मैं एक बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 4 प्रकार के चैनल है जिनसे अपनी कहानी शुरू होगी। तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज में जब फ्लक्चुएशन आएगा या चेंज होगा, वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, तभी ये ओपन होंगे। और ये वोल्टेज गेटेड चैनल कहाँ होते हैं, ये होते हैं सेल के एक्सोन पे। अब एक बात ध्यान रखने वाली है, सेल के एक्सोन पे वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, लेकिन अगर माइलाइन सीट, अगर माइलिनेटेड एक्सोन है तो माइलाइन सीट के यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं होते। अगर कोई पूछे कि माइलाइन सीट पे वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं तो वहाँ पे नहीं होते। सिर्फ ये जो स्पेस है अर्थात नोड ऑफ रीनवियर वाली जगह है या खाली स्पेस है, वहीं पे जहाँ पे रणवीर सिंह बैठा है वहीं पे ये क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। इनकी कहानी आगे पढ़ेंगे। थर्ड वन जो चैनल है वो है मैकेनिकल गेटेड चैनल। मैकेनिकल गेटेड चैनल। अब देखो नाम से पता चलता है मैकेनिकल मतलब कुछ प्रतिक्रिया या कुछ क्रियाएं होगी, कुछ मैकेनिज्म होगी। अब देखो मैकेनिकल गेटेड चैनल होते हैं यूजुअली जैसे डेंड्राइट्स पे, किसी भी सेल, नर्व सेल है, न्यूरॉन है, उसकी डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट है। और ये ओपन कैसे होंगे, जब कभी भी इन पे मैकेनिकल प्रेशर पड़ेगा तभी ये ओपन होते हैं। लाइक एग्जाम्पल, आपके हाथ पे मक्खी आके बैठी, आपके हाथ पे कॉकरोच आके बैठा, मतलब कॉकरोच व्हेन कम एंड सेट ऑन योर हैंड, दीज टाइप ऑफ द चैनल विल ओपन ड्यू टू द प्रेशर। क्योंकि प्रेशर पड़ेगा तो ये मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन होंगे। आगे मैं कहानी बताऊंगा, इनकी बहुत अच्छी कहानी है। और फोर्थ वन है वो है लाइगेंट गेटेड चैनल। अब देखो ये लाइगेंट गेटेड चैनल क्या है, ये चैनल एक स्पेसिफिक टाइप के चैनल होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में भी बात कर लें। जैसे ये तो एक क्या है, नर्व सेल है, इसका डेंड्राइट सही है, ये सेल बॉडी है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक्सोन है, ये टर्मिनल एक्सोन है, साइनेप्स वाला ये हिस्सा हो गया, टोटल साइनेप्स। ठीक है। अब दूसरा जो नर्व सेल होगा उसका डेंड्राइट्स ये होगा। तो दूसरी नर्व सेल का जो डेंड्राइट्स होगा वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा नर्व सेल का डेंड्राइट होता है, वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और रिसेप्टर के अंदर 2 बाइंडिंग साइट होती है। पहली बाइंडिंग साइट तो होती है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, ये जो बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर है, माना ये डेंड्राइट दूसरे सेल का, वहाँ पे ये क्या है, रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे 2 साइट है। एक साइट है सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड होने के लिए, जबकि दूसरी साइट है वहाँ पे कुछ चैनल होते हैं। और वो चैनल कौन से होते हैं, लाइगेंट गेटेड चैनल। अब देखो बात करते हैं ये लाइगेंट गेटेड चैनल क्या होते हैं। देखो ये चैनल होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के चैनल होते हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस जब आता है और इनसे जुड़ता है तभी ओपन होते हैं। हर लाइगेंट गेटेड चैनल के लिए सबके लिए अलग अलग एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल होता है। जब उस स्पेसिफिक लाइगेंट गेटेड चैनल से वह स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस आकर जुड़ेगा तभी ये ओपन होंगे, अन्यथा क्लोज रहता है। तो ये भी यूजुअली क्लोज होता है, और मैकेनिकल गेटेड चैनल भी यूजुअली क्लोज होते हैं, और लाइगेंट गेटेड चैनल भी यूजुअली क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। तो ये चैनल की कहानी हो गई। कारण मैंने बता दिया, रीजन क्या था, 3 कारण थे कि सेल पोलराइज्ड स्टेट में क्यों रहती है। सेल के पोलराइज्ड स्टेट में अपन ने बताया कि मैक्सिमम सेल पोलराइज्ड स्टेट में रहती है। उनके पीछे क्या कारण था, तो उनके पीछे का कारण अपने ये बताया। जो पहला कारण था वो था कि सेल के अंदर नेगेटिव माहौल इसलिए होता है। पहला तो कारण था लीकी चैनल, सेल के अंदर होते हैं लीकी चैनल। दूसरा कारण बताया कि नेगेटिव चार्ज के आयन और नेगेटिव चार्ज की प्रोटीन्स सेल के अंदर रहती है, जो कि सेल से बाहर जाने में कैपेबल नहीं है, दूसरा कारण। तीसरा कारण अपने ये बताया लीकी चैनल से रिगार्डिंग कि सेल मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल टू द पोटेशियम,
कि रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज्ड स्टेट में सेल की मेम्ब्रेन ज़्यादा क्या होती है, परमिएबल होती है, ज़्यादा अलाउ करती है पोटेशियम को, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा उससे कम कंसंट्रेशन की ओर, अर्थात सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम को ज़्यादा बाहर जाने के लिए अलाउ करती है। इस वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर ज़्यादा जाता है, जबकि कम सोडियम अर्थात कम पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आता है। इस वजह से सेल के अंदर का जो माहौल है वो नेगेटिव हो जाता है। और जो पहला इसका मेन कारण था वो बताया था सोडियम पोटेशियम पंप। मैंने बताया कि सोडियम पोटेशियम पंप हर सेल में मौजूद होते हैं, उसी प्रकार से नर्व में भी मौजूद होंगे। वहाँ पे वो एक एटीपी का इस्तेमाल करेंगे और उसकी सहायता से 3 सोडियम को सेल से बाहर निकालेंगे, जबकि 2 पोटेशियम को सेल के अंदर डालेंगे। अब देखो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज सेल के बाहर जा रहा है बजाय सेल के अंदर आने वाले पॉजिटिव चार्ज के। तो सेल के अंदर कम पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो एक माहौल होगा ऐसा कि सेल के अंदर नेगेटिव माहौल बन जाएगा और वो -70 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा। अब बात करते नर्व ट्रांसमिशन या इम्पल्स ट्रांसमिशन या नर्व कंडक्शन की। अब कुछ लोग पूछेंगे पोलराइज्ड स्टेट क्यों पढ़ा सर, अब नर्व कंडक्शन की बात करनी थी। तो नर्व कंडक्शन के अंदर अपन कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, उनमें पहला पॉइंट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट ही था। अब देखो क्या होता है, अपन पढ़ते हैं कंडक्शन मतलब जनरेट होना, ट्रांसमिशन मतलब आगे उसका एक जगह से दूसरी जगह आगे वन वे डायरेक्शन में बढ़ना। इम्पल्स हमेशा वन वे डायरेक्शन में ही जाती है। तो जब कंडक्शन पढ़ते हैं, इम्पल्स ट्रांसमिशन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले का जो पॉइंट है वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके बारे में बात कर ली अपन ने कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव माहौल इनसाइड द सेल। दैट इज कितना है वो, -70 मिली वोल्ट। और मोस्ट ऑफ सेल लिव इन दिस स्टेट, मोस्ट ऑफ सेल लिव इन पोलराइज्ड स्टेट। अब देखो इस पोलराइज्ड स्टेट में कोई इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होता। अब क्या होगा, देखो दूसरी स्टेट आएगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद में, जो दूसरी स्टेट आएगी वहाँ पे क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया। अब जो आएगा देखो क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ बाहर से स्टिमुलाई आया, लाइक बी आई, लाइक कॉकरोच आया, कॉकरोच आके आपके हाथ पे बैठा, ये हाथ है यहाँ पे बैठा, हाथ की जो ऊपर की तरफ जो लेयर है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद में आती है डर्मिस। तो डर्मिस के अंदर नर्व प्रेजेंट होती है और नर्व का कौन सा पार्ट, डेंड्राइट यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही यहाँ पे कॉकरोच बैठा तो ये डेंड्राइट्स पे क्या करेगा, डेंड्राइट्स के ऊपर क्या होते हैं, मैकेनिकल रिसेप्टर या मैकेनिकल चैनल होते हैं, और इन चैनल पे प्रेशर पड़ेगा तो ये मैकेनिकल चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे। और मैकेनिकल गेटेड चैनल के अंदर कौन सा मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन होगा, सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल। तो सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब देखो सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल जब ओपन होंगे, कॉकरोच बैठने से, मैकेनिकल प्रेशर पड़ने से चैनल ओपन हुआ। कौन सा मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हुआ, सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल। और जैसे ही सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हुआ तो क्या होगा, सोडियम कहाँ ज़्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और जाएगा किधर, हाई से लो की तरफ। तो ज़्यादा किधर है, एक्स्ट्रा सेलुलर में, सेल के बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आएगा। तो यही क्या है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज या सिग्नल है। यही क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज या सिग्नल है। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर का काम। डेंड्राइट्स का जो सेंसरी रिसेप्टर है वहाँ पे मैकेनिकल गेटेड चैनल थे, ओपन हुआ, सोडियम आए, और ये क्या है,
सोडियम जैसे सेल के अंदर आएगा तो क्या बोलेंगे इसको, ये सिग्नल कैच कर लिया गया, या फिर ये इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, और सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही है, और इसी को बोल देंगे सिग्नल। तो सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हुआ और सिग्नल इंटर किया, सिग्नल इंटर किया इनसाइड सेल, नर्वस सेल के अंदर आ जाएंगे। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, अब सेल के अंदर जो माहौल था इसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम सेल बॉडी से होता हुआ एक्सोन तक पहुंच जाएगा, और एक्सोन के ऊपर ये जो एक्सोन को अपन 3 भागों में बांट देंगे। यहाँ पे एक्सोन को अपन क्या बांट देंगे, 3 भागों में। एक्सोन को 3 भागों में बांट देंगे। ये है अपना एक्सोन, ये टर्मिनल एक्सोन, ये सिनेप्टिक नॉब, और ये सिनेप्टिक नॉब से यहाँ से 15 से जो 20 नैनोमीटर का जो स्पेस है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये जो मेम्ब्रेन है उसको बोला प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट। पहला जो न्यूरॉन है उसका जो टर्मिनल एक्सोन है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको बोला प्री सिनेप्टिक, इस हिस्से को बोला प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये इस हिस्से को बोला साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब, और ये पूरा हिस्सा है इसको बोला साइनेप्स। अब दूसरा जो न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, उस दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको बोला पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो साइनेप्स, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फ्लूइड और जो चार्ज केमिकल सब्सटेंस है जैसे एसिटाइलकोलिन, सोडियम, कैल्शियम, इन सब का समावेश होता है। केवल ये खाली स्पेस ही साइनेप्स नहीं होता, साइनेप्स में प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी होती है, ये भी इसका हिस्सा है। ठीक है, अब सिग्नल अंदर आया, सिग्नल मतलब सोडियम अंदर आया, सोडियम अब यहाँ से कहाँ पहुँचेगा। अब देखो ये सेल बॉडी थी, ये सेल बॉडी का एक्सोन था, डेंड्राइट था, सॉरी ये न्यूक्लियस था, और यहाँ पे सोडियम आ गया। अब यहाँ पे ये तो क्या माइलाइन सीट है, माइलाइन सीट पे चूंकि क्या होता है आगे बात करूँगा। अब यहाँ पे सोडियम आ गया, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के चैनल होते हैं जिनको वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं, और ये सिर्फ इस स्पेस में ही होते हैं, ना कि माइलाइन सीट। माइलाइन सीट के नीचे ये नहीं होते वोल्टेज गेटेड चैनल। अब देखो क्या होगा, अंदर का जो सेल के मेम्ब्रेन के पास जो -70 का जो माहौल था, अपन एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से समझेंगे। ये देखो ये ग्राफ है, अभी जो माहौल है वो है -70 का। अब सेल के अंदर सोडियम आया, क्योंकि मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हुए तो सोडियम अंदर आएगा, तो सोडियम अंदर आने से माहौल कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेल में अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे ये -60 मिलीवोल्ट तक पहुँच जाएगा। और ये जो -60 मिलीवोल्ट है ये क्या है, इसको बोलेंगे -60 को थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, इसको बोलेंगे थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशहोल्ड पोटेशियम थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल फॉर सोडियम एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब देखो क्या हुआ, अंदर की तरफ जैसे ही मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हुए, सोडियम आया, सोडियम एक्सोन तक पहुंचा, और माइलाइन सीट से पहले अब यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल है, फिर यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल है, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल है, तो इसको अपन क्या कर दिया, सेगमेंट में बांट दिया। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही ओपन होगा तो इसमें सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों ओपन होने चाहिए, क्योंकि ये थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल है। -60 क्या है, थ्रेशहोल्ड पोटेशियम फॉर सोडियम एंड पोटेशियम
वोल्टेज गेटेड चैनल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो फास्ट अप होते हैं, जैसे सिग्नल आया -30-60 का, चलो जल्दी से ओपन हो जाओ, तो ये जल्दी से ओपन हो जाएंगे। जबकि पोटेशियम वोल्टेज, हाँ आ गया सिग्नल, चलो होते हैं ओपन, तो वो काफ़ी धीरे ओपन होते हैं। ये तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल तुरंत ओपन होंगे, और तुरंत ओपन होंगे तो सेल के अंदर ज़्यादा सोडियम आएगा और ये नेगेटिव माहौल जल्दी से पॉजिटिव में चेंज होता रहेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये -70 से +30 तक पहुंच जाएंगे, -30 से +30 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल तो ओपन हो चुके हैं, जबकि पोटेशियम अभी वेट कर रहे हैं, उबास सी ले रहे हैं, है ना, अभी वो सुस्त पड़े हैं। तो सोडियम जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा और सोडियम अंदर आएगा, और ज़्यादा सोडियम अंदर से आएगा, तो नेगेटिव माहौल की ऐसी की तैसी कर देगा। सेल के अंदर काफ़ी सारी सोडियम आ जाएंगे, मतलब काफ़ी सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो -70 से 60 हुआ था, और 60 से फिर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने से क्या हो गया, +30 हो गया। और +30 को ही क्या बोलते हैं अपन, एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स, या इम्पल्स। +30 को ही एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स बोलेंगे, ये बात ध्यान रखना। सेल के अंदर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होने से काफ़ी सारा सोडियम, अब देखो ये एक सेगमेंट है, इस एक सेगमेंट के अंदर क्या हो गया, ये जैसे ये एक सेगमेंट है, ये पूरा एक सेगमेंट है, ये फिर दूसरा सेगमेंट है, फिर ये तीसरा सेगमेंट है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल बना दी। तो एक सेगमेंट के अंदर क्या होगा, काफ़ी सारा सोडियम आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, +30 तक पहुंच गया, तो अपन ने +30 को बोला एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स, मतलब यहीं पे सिर्फ क्या होगा, ये +30 होगा, यहीं पे क्या होगा, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, और वन वे ट्रांसमिशन होगा, मतलब इम्पल्स यहाँ से इधर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए। अब नेगेटिव चार्ज को अगर पोलराइज्ड स्टेट बोला, तो क्या पॉजिटिव चार्ज में तब्दील होने को डीपोलराइज्ड स्टेट नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसको बोल दिया अपने डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट। तो आप बोल सकते हो +30 इज ए एक्शन पोटेंशियल, -60 इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और -70 इज पोलराइज्ड स्टेट। और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के अंदर, सेल का अंदर का जो माहौल है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के अंदर जाना, नेगेटिव माहौल से पॉजिटिव माहौल बनना, इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे अपन पोलराइज्ड स्टेट या पोलराइजेशन। तो अपन ने ये पढ़ा पोलराइजेशन। दूसरी स्टेट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद में जो दूसरी स्टेट है वो पोलराइजेशन, कि -70 से +30 के अंदर सेल का अंदर का जो माहौल है -70 से +30 के अंदर तब्दील होना, है ना, वही क्या है, डीपोलराइजेशन। दूसरी स्टेट थी डीपोलराइजेशन। दूसरी स्टेट क्या है, डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया, ये तो है सेल के अंदर नेगेटिव माहौल का होना, और ये क्या है, सेल के अंदर पॉजिटिव माहौल, और कितना होना, +30 होना, पॉजिटिव माहौल होना। अब होता है एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल अपन ने पढ़ लिया। इसको तो बोल सकेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के अंदर आना, है ना, चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल फ्रॉम -70 टू +30 मिलीवोल्ट, और यहाँ पे बोल देंगे +30 मिलीवोल्ट इज ए एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स। अब क्या होगा, अब एक सेगमेंट के अंदर
पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो गया, इम्पल्स जनरेट हो गई, इम्पल्स आगे की तरफ जा रही है। अब आगे की तरफ इम्पल्स कैसे जाएगी, एक सेगमेंट में तो पॉजिटिविटी आ गई, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा, ये सोडियम है, ये क्या होगा, अंदर की तरफ काफ़ी सारा भर गया है। अब ये चैनल क्लोज हो चुके हैं, अब ये चैनल बंद हो चुके हैं, तो ये सेल के बाहर नहीं जा पाएगा और ये यहीं पे फैलेगा। तो सोडियम, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन। देखो साल्टेटरी कंडक्शन सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होता है। साल्टेटरी कंडक्शन में इम्पल्सेस फास्टर जनरेट होती है, ज़्यादा जल्दी से इम्पल्स जाती है बजाय नॉन माइलिनेटेड के। क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ एक्सोनल मेम्ब्रेन के एक हिस्से को ही, छोटे से हिस्से को ही क्या करना पड़ता है, डीपोलराइज्ड या अपन को एक्साइटेड करना पड़ता है कि इम्पल्स को भेजे जल्दी से, क्योंकि पॉजिटिविटी चार्ज आएगा तभी इम्पल्स जनरेट होगी और इम्पल्स आगे जाएगी। तो ये सिर्फ छोटे से हिस्से को अपन को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, एक्साइटेड करना है, छोटे से हिस्से को डिपोलराइज करना है। जबकि नॉन माइलिनेटेड में पूरे माइलाइन सीट नहीं होने की वजह से इस पूरे हिस्से को क्या करना होता है, डिपोलराइज करना होता है। जबकि इसमें सिर्फ इतना ही हिस्सा डिपोलराइज होगा, माइलाइन सीट के यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल नहीं होते, तो ये पूरी इम्पल्स यहाँ से सीधी यहाँ पे पहुँच जाएगी। कुछ लोग कहते हैं ना उछल उछल के जाएगी, इम्पल्स ट्रांसमिट होती है यहाँ से कूद के यहाँ पे, ये सिर्फ इमेजिनरी होता है, ऐसा नहीं होता। इम्पल्स सेल के अंदर ट्रांसमिट होती है, ना कि इन माइलाइन सीट के ऊपर से ट्रांसमिट होती है, ये बात बताने की है। तो अब यहाँ पे साल्टेटरी कंडक्शन क्या है, इम्पल्स का सीधा सेल के अंदर एक यहाँ से होके सीधा यहाँ पे जाना, यही क्या होता है, साल्टेटरी कंडक्शन होता है। सेल के अंदर क्या होता है, इम्पल्स जल्दी से जाती है, ये फास्टर होता है। और ये क्या होता है, इसके अंदर छोटे से मेम्ब्रेन को एक्साइटेड करने से ही क्या होगा, एक पूरे सेगमेंट को अपन आराम से इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, इम्पल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये होता है साल्टेटरी कंडक्शन। नाम से पता चलता है कि ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होता है। इसमें क्या होता है, एक छोटे से एक्सोनल मेम्ब्रेन को ही जैसे ही अपन ने एक्साइटेड किया तो वो बाकी के हिस्से को एक्साइटेड करने की ज़रूरत नहीं है, इम्पल्स सीधी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। और यहाँ पे इम्पल्स क्या है, सोडियम ही तो है, सोडियम ही तो इम्पल्स है। तो सोडियम यहाँ से सेल के अंदर ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ पे, जबकि बाहर की तरफ ऐसे होता है, बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में अपन को दिखाना होता है, अंदर की तरफ अपन इस डायरेक्शन में दिखाते हैं। अब इम्पल्स, अब ये हिस्सा एक बार यहाँ पे सोडियम चैनल बंद हो चुके हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम फैलेगा और सोडियम पहुँच जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे, इस सेगमेंट पे पहुँच जाएगा। थोड़ा सोडियम अंदर ट्रैप था, सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया, वापस अंदर बाहर जा नहीं सकता, तो सोडियम थोड़ा सा यहाँ पे फैलेगा, इधर आएगा तो यहाँ पे भी सोडियम आ जाएगा। और यहाँ पे जब सोडियम आ जाएगा तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसमें से थोड़ा सा चेंज होगा, -70 से -60 होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। ये वोल्टेज गेटेड चैनल होंगे तो काफ़ी सारा सोडियम यहीं पे भी, ये इस सेगमेंट में भी आ जाएगा और यहाँ पे भी +30 का चार्ज हो जाएगा। मतलब जो पहले सेगमेंट में हुआ वो सारी क्रियाएं यहाँ पर भी होगी। अब देखो भूल जाओ, अब इस सेगमेंट को भूल जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, ये सोडियम यहाँ से यहाँ आया साल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉक हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। अब क्या होगा, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है उसमें से सोडियम तो बंद हो गया, अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चालू होंगे। तो अब क्या होंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल चालू होंगे, ओपन होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, काफ़ी सारा पोटेशियम सेल के अंदर, पोटेशियम चूँकि ज़्यादा होता है तो काफ़ी सारा पोटेशियम सेल के अंदर से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वापस क्या होगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनाया था उसका पूरी की पूरी ऐसी तैसी हो गई। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव माहौल सेल के अंदर जो बना था उसकी पूरी ऐसी तैसी हो गई। अब यहाँ पे कैसे हुआ ऐसा कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो पोटेशियम था वो सेल के बाहर चला गया तो वापस -70 तक पहुँच जाएगा, +30 से वापस माहौल -70 तक पहुँच जाएगा। अब वापस नेगेटिव या पोलराइज्ड स्टेट आ गई, तो अब सेल के अंदर वापस पोलराइज्ड स्टेट आना, उसको बोल देंगे रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन सेल के अंदर नेगेटिव माहौल का वापस आना, पॉजिटिव माहौल से नेगेटिव माहौल का वापस आना, इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। और कई बार क्या होता है, इतना पोटेशियम बाहर चला जाता है कि ये -70 से भी नीचा चला जाता है।
और -70 से नीचे कितने तक पहुंच जाता है, कई बार -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसको बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल, हाइपर पोलराइजेशन। इसको बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। अब देखो क्या होता है, अब जिस टाइम ये पोटेशियम सेल से बाहर जा रहा है उस टाइम क्या होता है, पोटेशियम सेल से बाहर जा रहा है उस टाइम क्या होता है कि सेल को स्टिमुलस होता है, सेल को स्टिमुलाई मिलता है, सेल एक्साइटेड होती है। इवन आफ्टर द स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन होने के बावजूद सेल के अंदर इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होगी, उसको बोलेंगे अपन रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो इसको बोल सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट स्टिमुलेशन। एक स्टिमुलेशन हो गया, इम्पल्स यहाँ से ट्रांसमिट होगी, आफ्टर द फर्स्ट स्टिमुलेशन व्हेन री स्टिमुलेशन ऑफ द सेल अकर्स, दोबारा से सेल का स्टिमुलेशन होता है। इवन आफ्टर दिस, इवन इसके बावजूद इम्पल्स विल नॉट ट्रांसमिट अगेन, दोबारा से यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होगी। उसी पीरियड को बोला रिफ्रैक्टरी पीरियड। बहुत ही छोटा सा महीन सा ये पीरियड होता है। इस दौरान क्या होता है कि एक बार स्टिमुलेशन हो चुका है, पहले क्या हुआ, इम्पल्स यहाँ से ट्रांसमिट हो गई, दोबारा से यहाँ पे स्टिमुलेशन हुआ, तो लेकिन फिर भी स्टिमुलेशन होने के बावजूद यहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होगी। इस दौरान पोटेशियम सेल से बाहर जाता है, सेल के अंदर नेगेटिव माहौल बन रहा होता है, इसलिए यहाँ से इम्पल्स ट्रांसमिट दोबारा नहीं होती। और ये इम्पल्स सिर्फ वन डायरेक्शन में ऐसे ही होगी। इस जैसे इस सेगमेंट में हुआ, यहाँ का सोडियम यहाँ फैला, फिर यहाँ का सोडियम यहाँ फैलेगा, तो ये क्या होगा, ये डिपोलराइजेशन था, फिर यहाँ पे डिपोलराइजेशन होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीपोलराइजेशन, फिर यहाँ पे रीपोलराइजेशन होगा और इस सेगमेंट में डीपोलराइजेशन होगा। ऐसा पूरा न्यूरॉन में होगा। तो ये बात भी ध्यान रखनी। ये था रिफ्रैक्टरी पीरियड। आई बात समझ में, रिफ्रैक्टरी पीरियड, पोटेशियम इस दौरान सेल से बाहर जाता है। तो ये बातें भी हो गई। अब आगे पहुंचते हैं। अब क्या होगा, अब ये जो इम्पल्स है, मतलब ये जो सोडियम है, ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये इम्पल्स सोडियम टर्मिनल एक्सोन तक पहुँच जाएगा। टर्मिनल एक्सोन पे जैसे ही इम्पल्स पहुँचेगी, टर्मिनल एक्सोन पे इम्पल्स पहुँचना अर्थात सोडियम पहुँचना अर्थात यहाँ पे नेगेटिव माहौल से थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन होना, -70 से -60 तक टर्मिनल एक्सोन पे जो वोल्टेज है या करंट हो जाएगा। ठीक है, अब -60 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक विशेष रिएक्शन होगी। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं जिनको बोलते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या हुआ कि इम्पल्स या सोडियम या डिपोलराइजेशन हुआ टर्मिनल एक्सोन पे, तो टर्मिनल एक्सोन पे डिपोलराइजेशन होने से -70 से -60 तक जा रहा है, और -60 होगा तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, कौन से स्पेसिफिक वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये ओपन होंगे। और कैल्शियम किधर ज़्यादा होता है, मैंने बताया था कि सोडियम और कैल्शियम सेल के बाहर ज़्यादा होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है। तो सोडियम पोटेशियम सेल के अंदर आएगा, कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, और कैल्शियम जैसे ही अंदर आएगा तो कैल्शियम की नेचर होती है धक्का लगाने की। तो यहाँ पे जो साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसाइकल्स होती है, इन वेसाइकल्स को क्या होगा, धक्का मारेगा, और वेसाइकल ये मेम्ब्रेन्स का ये जो हिस्सा है यहाँ से जुड़ जाएगी, और यहाँ से इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है उसको निकाल देगी साइनेप्स के अंदर या प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। ये हिस्सा हुआ। तो अब सेल के अंदर जब इम्पल्स चलती है, मतलब तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, और सेल से बाहर जब सिनेप्स के अंदर पहुंच जाती है तो उसको बोलते हैं केमिकल। नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन दो फॉर्म में होता है, एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, एक केमिकल ट्रांसमिशन। जब तक
क्या होगा, नर्व इम्पल्स सेल के अंदर रहेगी, नर्व सेल के अंदर, तब तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलेंगे, और जैसे ही साइनेप्स में आ जाएगी उसको बोलेंगे केमिकल इम्पल्स। तो क्या हुआ, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो गया और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो गया, और न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या कर दिया, इम्पल्स को यहाँ छोड़ दिया, केमिकल इम्पल्स। सिनेप्स के अंदर जब इम्पल्स आती है उसको बोलते हैं केमिकल इम्पल्स। अब आगे क्या होगा, आगे दो प्रकार से क्या होगा, साइनेप्स दो प्रकार के होते हैं, साइनेप्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है केमिकल साइनेप्स और एक होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये बात भी ध्यान रखना। अब यहाँ तक अगर आ चुका है सोडियम वगैरह, न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह, अब इम्पल्स मतलब साइनेप्स में आ गई, अब वापस नेक्स्ट एक्सोन में कैसे जाएगी। अब मैंने बताया कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। तो सोडियम है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, अभी इसके साथ जुड़ा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ। अब बताया कि दूसरा जो नर्व सेल है उसका जो डेंड्राइट्स है, उसका जो ये हिस्सा है उसको बोला पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेटिक मेम्ब्रेन या दूसरे जो न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट पे एक रिसेप्टर होता है, और इस रिसेप्टर पे दो साइट होती है, एक तो बाइंडिंग साइट होती है फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर इससे जुड़ेगा, जुड़ गया न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से जुड़ेगा, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, लाइगेंट गेटेड चैनल होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ के सेल के अंदर चला गया, अब दूसरा यहाँ पे होगा लाइगेंट गेटेड चैनल। लाइगेंट गेटेड चैनल विशेष केमिकल से ही खुलते हैं, और वो केमिकल कौन सा है, सोडियम। जैसे ही यहाँ पे जो रिलीज सोडियम वो इससे जुड़ा तो ये चैनल ओपन हो गया, और सोडियम सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा तो वापस यहाँ पे भी वो क्या होगा, -70 से +-60 होगा, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेशियम होगा, थ्रेशोल्ड पोटेशियम से फिर वो वापस यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ के वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन होगा, और वैसी की वैसी प्रक्रिया होगी जैसी कि फर्स्ट न्यूरॉन के अंदर हुई थी। ये तो होता है केमिकल साइनेप्स के अंदर। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में ये जो साइनेप्स वाला हिस्सा खत्म हो जाता है, ये किस्सा खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, जंक्शन होते हैं। ये जंक्शन कौन से होते हैं, सेल जंक्शन। सेल जंक्शन, सेल जंक्शन का एक विशेष टाइप होता है, 3 प्रकार के सेल जंक्शन होते हैं, उनमें से एक सेल जंक्शन होता है उसको बोलते हैं गैप जंक्शन। दरअसल सेल जंक्शन या गैप जंक्शन, क्योंकि सेल जंक्शन का एक टाइप है गैप जंक्शन, जो कि दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम करता है, डायरेक्ट कनेक्ट करता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन दो न्यूरॉन्स को, मतलब फर्स्ट न्यूरॉन के एक टर्मिनल एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन से अनदर जो सेकंड न्यूरॉन है उसके एक्सोन के, उसके डेंड्राइट्स को, फर्स्ट न्यूरॉन के टर्मिनल एक्सोन और सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है गैप जंक्शन, डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो इम्पल्स सीधी यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, यहाँ पे जो सिनेप्स वाला किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये आज का अपना टॉपिक था, किसके बारे में, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा। साल्टेटरी कंडक्शन भी अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया, इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होती है ये भी पढ़ लिया। अब आगे क्या पढ़ेंगे, यह तो नर्व के बारे में पढ़ लिया, अब नर्व के बारे में नर्व्स के थोड़े से टाइप्स पढ़ लेते हैं। जो न्यूरॉन है उसके थोड़े से टाइप्स के बारे में भी अपन स्टडी कर लेते हैं कि न्यूरॉन्स के क्या टाइप होते हैं। तो न्यूरॉन के टाइप्स की बात करें तो न्यूरॉन का टाइप बोले, टाइप्स के बारे में तो जो अपन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप के अंदर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के नाम से समझते हो कि ये क्या करते हैं, सेंसेशन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो नर्व इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इम्पल्स उसको ट्रांसमिट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम पेरीफेरी से सेंटर। फ्रॉम पेरीफेरी मतलब जो भी स्टिमुलेशन हुआ है, जो भी प्लेस है स्टिमुलेशन का, वहाँ से फ्रॉम
पेरीफेरी मतलब अपनी बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलेशन हुआ टू सेंटर मतलब CNS तक पहुंचाने का काम होता है। इम्पल्स को कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से पेरीफेरी, नहीं पेरीफेरी से सेंटर ले जाना, मतलब यहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगी तो ये इम्पल्स जो जा रही है जो CNS के पास जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तो वो सेंसरी न्यूरॉन बोलेंगे या एफरेंट ले जाने वाली एफरेंट न्यूरॉन। दूसरी होती है मोटार या ईफरेंट, मोटार या ईफरेंट। मोटार या ईफरेंट, मोटार या ईफरेंट ये क्या करती है, इट ट्रांसमिट इम्पल्स, इट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। तीसरी न्यूरॉन होती है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या होती है, दो न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करती है, कनेक्ट टू न्यूरॉन। एग्जाम्पल, कनेक्ट करेगी सेंसरी एंड मोटार न्यूरॉन, एक सेंसरी और एक मोटार दोनों को आप दूसरे से कनेक्ट करने का। ये तो फंक्शन के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं न्यूरॉन का। और चौथी न्यूरॉन है वो होती है न्यूरॉन इन ब्रेन, न्यूरॉन इन ब्रेन। अब यहाँ पे अपन पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व, न्यूरॉन इन ब्रेन, ठीक है। न्यूरॉन मतलब ब्रेन से जो न्यूरॉन निकलती है उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। अब बात करें ओरिजिन की, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गया 4 प्रकार का। अब ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन के आधार पे टाइप्स, पहला था फंक्शनल बेसिस पे, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा है ओरिजिन के बेस पर। ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे मतलब उत्पत्ति के आधार पे, कहाँ से डेराइव्ड हुई है, कहाँ से पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है, निकली है। तो एक होती है स्पाइनल नर्व, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। 45 सेंटीमीटर का एक जो अपनी ये अंगुली होती है इसके जितना मोटा होता है, 45 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व है निकलती है उसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। नंबर्स में 31 पेयर होती है, 31 जोड़े होते हैं। दूसरी होती है क्रेनियल नर्व है, जिनका अराइज होता है, अराइज फ्रॉम ब्रेन। क्रेनियम किसको बोलते हैं, खोपड़ी को, खोपड़ी ब्रेन। अराइज फ्रॉम ब्रेन, जो ब्रेन से निकली होती है वो होती है 12 पेयर। इसके अलावा कुछ अदर के अंदर बात करें तो अदर के अंदर सप्लाई के आधार पे, सप्लाई के आधार पे अपन बोल सकते हैं सोमेटिक, एंड ऑटोनोमिक। सोमेटिक क्या करती है, ये सप्लाई करती है स्केलेटल मसल को, सप्लाई टू स्केलेटल मसल ओनली। और ये क्या करती है ऑटोनोमिक, सप्लाई टू इंटरनल बॉडी ऑर्गन, इंटरनल बॉडी ऑर्गन। इंटरनल बॉडी ऑर्गन फंक्शन के आधार पे हो गया, ओरिजिन के आधार पे हो गया, सप्लाई के आधार पर हो गया।
और अगर आपको ऐसे भी पूछे तो इम्पल्स के नर्व के टाइप कितने होते हैं, तो आपको क्या बताना है, 4 प्रकार की नर्व होती है, कैसे भी पूछे। तो ये अपन ने नर्व का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। और चौथा जो क्लासिफिकेशन है, 3 क्लासिफिकेशन हो गया ना, सप्लाई के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे और ये फंक्शन के आधार पे। अब चौथा स्ट्रक्चर के आधार पे। तो कोई भी पूछे ना तो अपन को यही बताना है कि नर्व के 4 टाइप होते हैं, मेनली पूछते हैं जो सेंसरी, मोटार, इंटरन्यूरल और न्यूरल इन ब्रेन, तो वो भी 4 ही टाइप है। ऐसे भी पूछ ले तो भी 4 ही होंगे। चौथा क्या है, स्ट्रक्चर के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे चौथा टाइप है ये। इसमें क्या होता है, एक होती है मल्टीपोलर, मल्टीपोलर बॉडी की जो मोस्ट ऑफ न्यूरॉन होती है वो मल्टीपोलर ही होती है, मोस्ट ऑफ न्यूरॉन मल्टीपोलर ही होती है। मल्टीपोलर का मतलब होता है एक न्यूरॉन, उसमें से काफ़ी सारे एक्सोन, ये एक्सोन इसका पार्ट, इसका एक्सोन, इसके एक्सोन, इसका एक्सोन, इसका एक्सोन, और ये डेंड्राइट, सॉरी। मल्टीपोलर का मतलब एक न्यूरॉन जिसके काफ़ी ज़्यादा पोल हो। तो इसके काफ़ी ज़्यादा पोल क्या है, एक तो इसका एक्सोन है, एक पोल तो हो गया एक्सोन, दूसरा पोल हो गया डेंड्राइट। लेकिन डेंड्राइट संख्या में काफ़ी ज़्यादा है, संख्या में डेंड्राइट काफ़ी ज़्यादा है, तो एक पोल नहीं है, काफ़ी सारे इसके पोल हैं, तो इसको बोल दिया मल्टीपोलर न्यूरॉन। दूसरी होती है बाईपोलर, बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर में क्या होता है, एक ही तो एक्सोन होता है और एक ही तो डेंड्राइट्स होता है और एक ही एक्सोन होता है, तो इसको बोलते हैं बाईपोलर। ठीक है, मल्टीपोलर का पढ़ लिया, बाईपोलर अपन ने पढ़ लिया कि बाईपोलर में क्या है, एक ही तो एक्सोन होता है, एक ही डेंड्राइट्स होता है। तीसरा यूनिपोलर, यूनिपोलर, यूनिपोलर में क्या होता है, सिर्फ एक पोल होगा, या तो होगा एक्सोन या फिर होगा डेंड्राइट्स। तो इसमें यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, मोस्टली आपको सिर्फ डेंड्राइट्स ही देखने को मिलता है, एक ही पोल, सिंगल पोल। ठीक है, अब एक होता है, चौथा है स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर मतलब, स्यूडो का मतलब तो झूठा, कि आप बता रही है कि एक ही पोल है जबकि 2 पोल होंगे। जैसे ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक्सोन निकला, अब एक्सोन से 2 हिस्सा निकलेगा, एक हिस्सा तो क्या हो जाएगा, इसका डेंड्राइट्स का काम करेगा, और दूसरा पोल इससे क्या होगा, 2 पोल निकलेंगे एक्सोन से, एक पोल तो डेंड्राइट का काम करेगा और एक पोल एक्सोन का काम करेगा। सेल बॉडी से एक्सोन निकला, एक्सोन से ये 2 भागों में डिवाइड हुआ, एक पोल तो इसका डेंड्राइट का काम करता है और एक पोल क्या करता है, इसका एक्सोन का काम। और इसका उदाहरण है बेसल रूट गैंग्लिया, बेसल रूट गैंग्लिया। और बाईपोलर का एग्जाम्पल है फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ रेटाइना, फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ रेटाइना, आँख के जो रेटाइना का फर्स्ट न्यूरॉन है वो क्या है, बाईपोलर। मल्टीपोलर तो काफ़ी सारे, लगभग सारे न्यूरॉन ही मल्टीपोलर होते हैं, और बाईपोलर का एग्जांपल है फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ रेटाइना। यूनिपोलर का एग्जांपल है ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल एंड मेजेनसेफेलिक नर्व है, मेजेनसेफेलिक नर्व, ट्राइजेमिनल एंड मेजेनसेफेलिक नर्व। तो आज का जो टॉपिक है अपना न्यूरॉन्स के बारे में वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।